हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य हिंदी जो कि आने वाली सभी भर्तियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके मैं आज आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। 40 क्वेश्चंस ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपकी सभी भर्ती में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी पेट एग्ज़ाम को लेके, या वीडियो भर्ती या लेखपाल की भर्ती को लेके सीरियस हैं जो लोग, वो ये क्वेश्चन ज़रूर देखें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ मैं। आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों, इनमें से जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है जानवी का, वह कौन सा होगा। तो दोस्तों, जो शुद्ध शब्द जो है जानवी का लिखा हुआ है वह लिखा है जानवी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विकल्प में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, चिन्हित कीजिए। मतलब यहाँ पे जो 3 शब्द और दिए हुए हैं वो अशुद्ध हैं और एक ही विकल्प है जो आपका शुद्ध रूप से दिया हुआ है। फटाफट आप बताएं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो शुद्ध रूप से दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारे विकल्प देखने के बाद जो हमें पता चलता है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। स्वर्गीय और देवभूत, जो देवभूत और स्वर्गीय लिखा हुआ है, आपको पता होगा कि स्वर्गीय कैसे लिखा जाता है। उसके अलावा प्रतिबिंब कैसे लिखा जाता है। प्रतिबिंब लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है। प्रतिबिंब लिखा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी होगी वो केवल होगी आपकी पृष्ठभूमि की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों कि यहाँ पे जो है कावित्री का जो शुद्ध वर्तनी होती है वह कौन सी होती है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका शुद्ध विकल्प कौन सा होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसीलिए बताने के लिए बोलता हूँ मैं, ताकि आप जब कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते हैं तो वह क्वेश्चन आपके दिमाग में 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू रन करता है और आपका कहीं ना कहीं उसमें 20% इंटरेस्ट होता है, जिससे आप कमेंट करते हैं और वह क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। दोस्तों, यह साइंटिफिक तरीका है, याद रखिएगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो कावित्री जो है, कावित्री शुद्ध है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यह शुद्ध शब्द है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 अथ का विलोम शब्द है। दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ ये यूपीएसआई लेवल का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन। और इससे ही जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो एसएससी जीडी के बनाए जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बल्कि इससे इजी हो जाएंगे क्वेश्चन, इससे टफ नहीं हो सकते, ठीक है। तो अथ का विलोम शब्द कौन सा है आपको बताना है। फटाफट आप बताइए इनमें से कौन सा सही है जो अथ का विलोम है। तो दोस्तों, अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है। इति होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मैं पेपर लेके बैठा हूँ और पेपर को ही सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द है। तो सम्मुख यानी सामने, ठीक है। मुंह के सामने क्या कहेंगे, सम्मुख। और इसका विलोम शब्द क्या होगा। इसका विलोम शब्द जो होगा वो होगा विमुख। क्या होगा, विमुख, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मंद का विलोम शब्द है। मंद मतलब क्या होता है, धीमा। धीमा शब्द का विलोम क्या होगा आपका। आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि मंद का जो विलोम शब्द है वह क्या होगा, ठीक है। तो वह होगा आपका द्रुत। क्या होगा, द्रुत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए एक शब्द है। यानी आपने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में अनेक अर्थी शब्द का एक चैप्टर है
जिनके अनेक अर्थ मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उसके साथ साथ सब बहुत सारे शब्दों को मिला के एक शब्द बनाया जाता है, तो वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, नीचे की ओर लाना खींचना के लिए एक शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा अपकर्ष। क्या होगा, अपकर्ष। अपकर्ष बोलते हैं नीचे की ओर जब खींचा जाता है या लाया जाता है, यानी किसी के मर्जी के बगैर, यानी इच्छा के विरुद्ध, या किसी भी वस्तु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, जिसका संबंध उपन्यास से हो के लिए एक शब्द है। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए एक शब्द है, तो वह कौन सा शब्द है, आप मुझे जल्दी बताएं उसका शब्द कौन सा है। तो वह शब्द कौन सा है आपका, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताइए। तो वो होगा आपका औपन्यासिक। क्या होगा, औपन्यासिक, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें आपके 3 विकल्प और दिए हुए हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला उसे कहते हैं औपचारिक। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका औपनिवेशिक, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे क्या कहेंगे हम, औपनिवेशिक। और तीसरा क्या है, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, जिसे हम ओलंपिक कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। तो अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि अतनु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों अतनु का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है आपका ईश्वर। क्या होता है, ईश्वर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर। ठीक है, और जिसका कोई आकार या आकृति ना हो। ठीक है, जिसकी कोई कार्य या आकृति ना हो, याद रखिएगा, उसे भी हम अतनु ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, सारंग का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों सारंग का जो पर्यायवाची शब्द है वह कौन सा है, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो सारंग का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मोर। क्या होता है, मोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि प्रेम सागर जो रचना है ये जो है किसकी लिखी हुई है। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो पुश कर सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वो है लल्लू जी लाला। कौन है, लल्लू जी लाला, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो जो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण होता है वह कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कंठ्योष्ठ यानी कंठ से जो बोली जाने वाली ध्वनि है वह कौन सी है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आओ। आओ जो शब्द होता है वह हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो आओ होगा यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा भी चुका हूँ कि बहुवचन शब्द को हम कैसे समझेंगे, तो सभी विकल्पों में से जो बहुवचन शब्द है वह है प्राण। क्या है, प्राण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर माता जो शब्द दिया है इसका बहुवचन होगा तो वो होगी माताएं। ठीक है, लड़का दिया है तो वो होगी लड़के, किताब दिया है तो वो होगी किताबें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि आंसू का बहुवचन शब्द क्या होता है। तो दोस्तों जो आंसू का बहुवचन शब्द होता है वह होता है आपका आंसुएं। क्या होता है, आंसू।
आंसुओं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं ना, आप अपने आंसुओं को पोंछो, आप अपने आंसुओं को रोको, कहते हैं ना, तो आंसू का जो बहुवचन शब्द होगा वो होगा आंसुओं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, समानार्थी शब्द बताइए प्रसाद। प्रसाद का जो समानार्थी शब्द होगा वह कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि प्रसाद का जो समानार्थी शब्द है वह कौन सा है। और एक बात बता दूं मैं आपको कि समानार्थी शब्द का तात्पर्य जो है, जिस शब्द के समान उसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो प्रसाद का जो समानार्थी शब्द है वह होता है महल। क्या होता है? महल, और महल को ही प्रसाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, नवसर्गिक का समानार्थी शब्द बताइए, यानी नवसर्गिक जो है उसका समानार्थी शब्द बताना है। फटाफट बताइए कि नवसर्गिक का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो दोस्तों नवसर्गिक का जो समानार्थी शब्द होगा वो होगा आपका नेचर, यानी प्राकृतिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, अंडे का शहजादा का अर्थ बताइए। अंडे का शहजादा का अर्थ बताइए, फटाफट बताइए। अंडे का शहजादा जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों उसका जो अर्थ होगा वो होगा अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं बोलूँ आपको तो अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंडे का शहजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 है अन्न को कन्न करना। क्या है? अन्न को कन्न करना मुहावरे का अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि अन्न को कन्न करना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों फटाफट आप मेरे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो सही अर्थ होता है अन्न को कन्न करना, बनी बात को बिगाड़ना। क्या कहते हैं? बनी बात को बिगाड़ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बनी बात को बिगाड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरण चंद्रिका। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। अरण चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है। अरण चंद्रिका मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा निष्प्रयोजन का पदार्थ। क्या होगा? निष्प्रयोजन पदार्थ। ठीक है, यानी ना खाने वाला भोजन कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं, प्रसाद कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। सावन हरे ना भादो सूखे, लोककृति है ये, और इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, सावन हरे ना भादो सूखे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सदा एक समान होना। क्या होगा? सदा एक समान होना, यानी ना सावन हरे ना भादो सूखे, सदा एक समान होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, घोड़ों का घर कितनी दूर। लोक तृतीया का अर्थ बताएं, घोड़ों का घर कितनी दूर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, और कभी कभी तो ऐसे दे देता है आपका मियाँ की दौड़ मस्जिद तक का अर्थ बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है घोड़ों का घर कितनी दूर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि इनमें से जो इसका सही अर्थ होगा वह कौन सा होगा। तो दोस्तों घोड़ों का घर कितनी दूर होता है, वो इसका जो अर्थ है वो है पुरुषार्थी व्यक्ति की सफलता सरल होती है, यानी पुरुषार्थी व्यक्ति जो होते हैं उनकी सफलता सरल होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ घोड़े दिए हैं, और घोड़े की बात करें तो घोड़ा जो है रन बहुत तेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको चारों विकल्प दिखें। तो बाल का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो बाल मतलब होता है लड़का। क्या होता है? लड़का होता है। और बाला मतलब होता है बालिका, यानी लड़की होती है। तो जो लड़का का स्त्रीलिंग शब्द होगा वह कौन सा होगा? आपको फटाफट आप इसमें से आपको मैंने बता ही दिया है, तो वो होगा बाला। ठीक है, बाल शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा बाला।
ठीक है। बाल मतलब लड़का, बाला मतलब लड़की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? फटाफट बताएं, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। दोस्तों यह क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ। हिंदी भाषा में जो लिंग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग होता है, दूसरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। और इसमें आपका उभयलिंग जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं वो नहीं आता हिंदी भाषा में कहीं पे भी। तो 2 होते हैं, कितने होते हैं? 2 होते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज को विकास के स्थान पर, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है, की ओर उन्मुख करेगा। क्या करेगा? उन्मुख करेगा। तो इसका सही ऑप्शन चुन के आप लोगों को बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हाश। क्या होगा? हाश करेगा, ठीक है, हाश की ओर उन्मुख करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 क्या कुछ पूछ रखा है, मोहन उद्धत प्रकृति का लड़का है। मोहन जो है उद्धत प्रकृति का लड़का है, मुख मुद्रा से भले ही वह, अब क्या है यहाँ पे रिक्त स्थान है, पतित होता है, ठीक है। अब यहाँ उद्धत का मतलब क्या होता है? तो उद्धत का मतलब होता है आपका उदंड, ठीक है। और वह मुख कहते हैं ना, जो है मोहन जो है बहुत उद्दंड लड़का है और मुख से जो है बहुत सीधा महसूस होता है, ठीक है, यानी बहुत सौम्य महसूस होता है, ठीक है, बहुत अच्छा महसूस होता है देखने सुनने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वीरगाथा काल के कवि नहीं है। फटाफट बताइए वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? तो दोस्तों जो वीरगाथा काल के कवि जो हैं वो हैं आपके जगनीक हैं, चंदबंदर भाई हैं, मधुकर हैं, जबकि नामदेव जो है ये भक्ति काल के हैं। कब के हैं ये? भक्ति काल के हैं, अर्थात यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है भक्ति काल के कवि हैं और ये तीनों आपके जो है वीरगाथा काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? आपको ये बताना है। 4 उनकी रचनाएं दी हुई हैं, आपको बताना है इसका सही ऑप्शन। तो दोस्तों जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था वह उर्वशी नामक महाकाव्य की वजह से दिया गया था, और यह जो पुरस्कार था यह 1972 में इनको प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस में दिया गया था? उर्वशी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब दिया गया था अगर पूछे तो 1972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था और उसका नाम क्या है आपको बताना है। फटाफट बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों वह है आपका मंगलसूत्र, जो कि 1936 में लिखा गया था, ठीक है, 1936 में लिखा गया था और ये उपन्यास उनका अधूरा रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपका, तुलसी कृत में यहाँ पे रिक्त स्थान है, समास है, तो आपको बताना है कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि तुलसी कृत में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, आप सही ऑप्शन आप चुन के बताएं, क्योंकि समास मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहली वीडियो में। आप अगर अभी तक समास नहीं पढ़े तो आप मेरे जो है एजुकेशन विद चेतन यूट्यूब पे सर्च करके मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। समास का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो जो तुलसीकृत है उसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है आपका? तत्पुरुष समास है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शब्द के 4 विलोम में से सही शब्द का चयन कीजिए। ध्वंस क्या दिया हुआ है? ध्वंस दिया हुआ है, और इसका जो विलोम शब्द हमको ढूंढना है कि ध्वंस का विलोम शब्द क्या है। आप फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि ध्वंस का विलोम शब्द क्या है। दोस्तों पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। ध्वंस का मतलब होता है नाश। क्या होता है? नाश, बर्बाद, ठीक है। इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका निर्माण, रचना, ठीक है, निर्माण, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा निर्माण आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका
डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वंस मतलब बर्बाद होता है और निर्माण मतलब बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मोहन नहीं आने वाला है। मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का शब्द है आप लोगों को बताना है। दोस्तों यह आपका जो मैं आज का ये हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, यह आपका यूपीएसआई का पेपर है। मैं आपको ये भी बता दूँ, तो इसमें बताना है आपको कि मोहन नहीं आने वाला है, कौन सा वाक्य होगा। तो फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि मोहन नहीं आने वाला है यह कौन सा शब्द है। तो दोस्तों यह शब्द है आपका, यह वाक्य है आपका नकारार्थक शब्द। क्या है? नकारार्थक शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको पहचानने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। क्या है? राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो यहाँ पे बताना है यह किस प्रकार का वाक्य है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके स्क्रीन के सामने, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे जो वाक्य है वह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। राम क्रिकेट तो खेलता है पर अच्छा नहीं खेलता। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य क्या होते हैं मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो दोस्तों जो एक ही चीज़ से संबंधित हो पर अर्थ भिन्न हो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है कि वाक्य के घटक कैसे होते हैं। फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। तो दोस्तों जो वाक्य के घटक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। तो फिर आप इनमें से जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। तो आपको बताना है कि विराम चिन्ह कौन सा नहीं है। एक है अल्प विराम, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है निर्देशक चिन्ह, चौथा है अवतरण। ठीक है। तो विराम चिन्ह मतलब विराम चिन्ह वह होता है जहाँ से हम किसी शब्द को रोक देते हैं और उसके नीचे की लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं विराम शब्द। ठीक है। तो उपयुक्त में जो विराम शब्द नहीं है वह है आपका कौन सा? तो वह है आपका अवतरण। क्या है? अवतरण, जो कि विराम शब्द नहीं है। बाकी आपका जो पूर्ण विराम होता है वह ऐसे होता है और उसके आगे वाक्य नहीं लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, आज बहुत पानी गिरा। आज बहुत पानी गिरा में आपको बताना है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। आज बहुत पानी गिरा, तो यह एक साधारण वाक्य है दोस्तों। आज बहुत पानी गिरा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो इन जो है काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है आपको ये बताना है। तो हम देखते हैं काव्य पद के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो यह जो है रचना है यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और यह कामयानी में यानी कामयानी उनका जो एक निबंध है उसमें से लिया गया वाक्य है। ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है और किससे ली गई है? तो कामयानी जो उनकी एक रचना है उससे ली गई है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्या पूछ रहा है आपका? 38 है आपका ओष्ठकंठ के उच्चारण स्थान किसका है। जो ओष्ठकंठ के उच्चारण स्थान किसका है आप लोगों को बताना है। ओष्ठकंठ क्या होता है आपका? आप लोग ये जान लीजिए कि ओष्ठकंठ होता ही क्या है। ठीक है, तो ओष्ठकंठ जो होता है वो होता है आपका ऐसा जिसमें हमको ओंठ के साथ साथ अपना कंठ भी प्रयोग में करना पड़े। ठीक है, प्रयोग करना पड़े। ठीक है, तो ओ औ आ जो होते हैं ये आपके ओष्ठकंठ होते हैं। क्या होते हैं? ओ आओ आ, मतलब हम कंठ से तो बोल रहे हैं लेकिन हम अपने होंठों को उसके साथ चला रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 छ ध्वनि
किसके अंतर्गत आता है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है? फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो छ ध्वनि दोस्तों जो आता है वह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, संयुक्त वर्ण यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, छ। ठीक है, और इस संयुक्त वर्ण के अंतर्गत और कौन कौन से वाक्य आते हैं मैं बता देता हूँ आपका। एक तो आपका छा हो गया, दूसरा आपका त्रा हो गया, तीसरा आपका ज्ञा हो गया, ठीक है, और चौथा आपका श्रा हो गया, ये श्रा। ठीक है, ये पांचों जो शब्द हैं ये आपके जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? इसमें से आपको बताना है कि व्यंजनों की संख्या क्या है, ना कि स्वर को जोड़ के हम बताएंगे। तो स्वर को हम जब अलग करते हैं और व्यंजन देखते हैं तो हमारे जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वह है आपकी टोटल 33। कितनी है? 33, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 33। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल या फैमिली ग्रुप में यूपीएसआई या यूपीपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी या फिर पेट एग्ज़ाम या फिर मैं बात करूं आने वाले सभी भर्तियों के लिए, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एजुकेशन विद चेतन के नाम से मैंने जो है टेलीग्राम पे बना रखा है अपना जो ग्रुप है, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच दोस्त।